हाय स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के इस ट्यूटोरियल में हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करने चल रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज़ मिनरल्स एंड मेटल्स का यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, उन्हें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। मतलब ये इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करती है? मिनरल्स एंड मेटल्स को। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि जो हमारी नोट सीरीज़ है उसे आप ज़रूर देखिए अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, और इसके अलावा भी आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द नोट सीरीज वीडियोज़ ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग। ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। और वैसे तो ये हैवी इंडस्ट्रीज़ में आएगी, लेकिन एक बेसिक की इंडस्ट्री भी है। मीन्स कि इसके द्वारा जो बनाए गए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। मीन्स कि चाहे वो हैवी हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लाइट हो, जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं वो मशीनरी का उपयोग करती हैं। और मशीनरी बनी होती है आयरन की, या हो सकता है स्टील की भी बनी होती हो। तो इसके लिए तो जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के द्वारा जो बनाया गया होगा वही यूज़ होगा। तो स्टील जो है उसकी आवश्यकता बहुत से प्रोडक्ट्स में पड़ती है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे ब्रिजेस हो, एरोप्लेन हो, ट्रेन्स हो, तरह तरह के जो इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, है ना। देखिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, डिफेंस है, मेडिकल है, टेलीफोनिक साइंटिफिक इक्विपमेंट है, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स में इसका यूज़ होता है। अरे आपके घर भी तो फ्रिज होगा, कूलर होगा, एसी होगा। हालांकि अब तो फाइबर का भी यूज़ होने लगा है, बट ड्यूरेबिलिटी के लिए इनका यूज़ होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सच गुड्स मेड ऑफ स्टील दैट यू थिंक ऑफ। अरे यार, चम्मच यूज़ करते हो ना घर में, स्टील का ही तो बना होगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि किसी कंट्री में स्टील का कितना कंजम्पशन होता है, और जितना कंजम्पशन होता है निश्चित है कि प्रोडक्शन भी होता होगा। अब अगर उसी देश में प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छी बात है। अगर हम इंपोर्ट करके कंज्यूम कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। और ये एक हैवी इंडस्ट्री है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है। हैवी इंडस्ट्री क्या होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हमें पढ़ा हुआ है। हैवी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनका रॉ मटेरियल बल्की होता है, भारी भरकम। और जो वो फिनिश्ड गुड्स तैयार करती हैं वो भी हैवी होता है, बल्की होता है। और इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अच्छी खासी आती है। अब आपको स्टील बनाना है तो क्या करोगे? आपको एक रेशियो लेना पड़ेगा, आयरन ओर और कोकिंग कोल और लाइम। मैं फिर से बता रहा हूँ, आयरन ओर से आयरन कैसे बनता है, बहुत सारी चीज़ें आपको नोट सीरीज वीडियोज़ में एक्सप्लेन की हुई हैं मैंने। यहाँ पे मैं उतना टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो इसमें आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइम स्टोन का यूज़ होता है। चूना पत्थर मिक्स किया जाता है उसके अंदर। किस रेशियो में? 4 आयरन ओर, 2 कोकिंग कोल और 1 लाइम स्टोन। कुकिंग कोल भी एक वैरायटी है कोल की। इसे मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो थर्मल स्टेशंस हैं, पावर स्टेशंस हैं जो बिजली उत्पन्न करते हैं, तो वाटर का भी प्रयोग होता है हमारे यहाँ, और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस भी हैं, लेकिन थर्मल पावर स्टेशंस भी हैं। सब ज़्यादा तो हमारे यहाँ थर्मल पावर स्टेशंस हैं। तो थर्मल पावर स्टेशंस में जो कोल यूज़ होता है वो थर्मल कोल है। और जो कोकिंग कोल है एक मेटलर्जिकल कोल है, जिसे हम आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो स्टील मेकिंग प्रोसेस में एक ये इंग्रेडिएंट है, प्राइमरी इंग्रेडिएंट, क्योंकि इसमें कार्बन होता है। और रफली कि अगर आपको 1 टन स्टील तैयार करनी है तो 770 किलोग्राम के लगभग आपको ये कोल यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई रेशियो क्लियर हो गया। और इसमें कुछ क्वांटिटीज़ मैंगनीज़ की भी यूज़ की जाती हैं, जिससे कि स्टील हार्डन होता है। इसे बस एक रफली आप समझ लीजिए कि क्या रेशियो होता है और क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं। अब ये आता है कि हम देख रहे हैं कि ये भी कि कोई इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होती है। तो आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले के ट्यूटोरियल्स में। तो स्टील प्लांट्स अगर लगाना है, देखिए बहुत ही कैपिटल की भी आवश्यकता पड़ती है, टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारे यहाँ जो आयरन स्टील प्लांट्स लगे हैं वो दूसरे देशों के कोलोब्रेशन से लगे हैं ज़्यादातर। तो इनका आइडियल लोकेशन क्या हो सकता है? तो वही क्वेश्चन तो है। इसके अलावा भी जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं वो भी तो बल्कि होते हैं। अब उन्हें ट्रांसपोर्ट करके आपको दूसरी जगह पहुंचाना है, तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी हमें चाहिए होता है, जिससे कि उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। जो भी आयरन स्टील प्लांट से बनकर प्रोडक्ट निकलता है मार्केट्स में पहुंचाया जा सके, कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। रोड नेटवर्क तो है ये, साथ साथ रेलवे लाइन्स तक की एक्सटेंशन चली जाती है इंडस्ट्री तक, तो डायरेक्टली वो स्टेशन तक पहुँचाए जा सकते हैं। लोकेशन के लिए जहाँ पे वो मिनरल अवेलेबल हो, आयरन ओर वगैरह, वहाँ लगती हैं। अगर ज़्यादा दूर लगाएंगे तो लद लद के आयरन ओर जाएगा, कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। 2018 में लगभग 106.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन इंडिया में। तो ये बुक्स जब नई होंगी, अपडेट होंगी, तो ये डेट भी चेंज होगी। और इंडिया का सेकंड पोजीशन
दुनिया में जो स्टील प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स कि आयरन स्टील प्लांट में जो स्टील प्रोड्यूस होगा वो क्रूड ही होगा, बाद में हम उससे चीज़ें बनाते हैं। और अगर स्पंज आयरन की बात करें तो भारत नंबर 1 पे है। मतलब जो स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं उसमें आयरन ओर को लिक्विड में कन्वर्ट करके तब जाके इम्प्योरिटीज़ हटा के तब हम आयरन प्रोड्यूस करते हैं और फिर मिक्स करके स्टील बनाते हैं। लेकिन अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में ना कन्वर्ट करें और भी तरीक़ों से आप उसको डायरेक्टली आयरन में रिड्यूस कर दें तो वो स्पंज आयरन कहलाएगा। मतलब आयरन ओर को यू रिड्यूस इनटू आयरन विदाउट स्मेल्टिंग इट, दिस इज़ स्पंज आयरन। और 2018 की पर कैपिटा कंजम्पशन अगर हम स्टील का देखें कंट्री में तो वो 70.9 kg पर एनम था और वर्ल्ड का एवरेज कितना है 224.5 kg। तो कंजम्पशन ऑफ स्टील आल्सो इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। पर कैपिटा का मतलब जितनी भी जनसंख्या इंडिया में है, मान लेते 1 अरब 30 करोड़, तो हर व्यक्ति एक साल में लगभग कितने स्टील का कंजम्पशन करता है, वो है 70.9 kg पर एनम। जो चीज़ें आप खरीदते हैं ना आयरन की, स्टील की, तो उससे ये पता चलता है। टेबल दिया गया है यहाँ पे कि फिनिश्ड प्रोडक्शन स्टील का, तो आप देखिए कि 2013-14 में 87.67 मेट्रिक टन पर एनम, तो घटता बढ़ता रहता है। और 2017-18 में तो काफ़ी कम हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया कि वाई इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील सोलो इन इंडिया। देखिए तो देखिए पर कैपिटा इनकम पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, फिर लोगों की रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, और फिर हमारे यहाँ गाँव में ज़्यादा जनसंख्या रहती है और इस पर भी डिपेंड करता है कि कॉस्ट क्या है इन प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा यहाँ मिनी स्टील प्लांट्स के बारे में बताया गया, कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो ये स्मॉलर होती हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस का यूज़ करती हैं, स्टील स्क्रैप का यूज़ करती हैं। मतलब कि जो स्क्रैप क्या होता है, एक टेलर कपड़ा काटता है, उसको काटते काट के कई टुकड़े उसके बेकार निकल जाते हैं, स्क्रैप। आयरन की चीज़ें बनती हैं तो कटा फटा हिस्सा जो स्क्रैप के रूप में निकलता है, तो उनको भी ये यूज़ कर लेते हैं। और स्पंज आयरन का यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि रिडक्शन ऑफ आयरन ओर इनटू आयरन विदाउट स्मेल्टिंग इट। और इनके री रोलर्स होते हैं, स्टील इनगोट्स का प्रयोग करते हैं। अरे भाई, स्टील की छड़ें हैं, प्लेट्स हैं, स्टील की कोई शेप्ड आकार में कोई भी चीज़ बनाई गई हो तो इनगोट हो जाएगी। अब देखिए बिस्किट्स होते हैं सोने के, है ना, तो वो सोने का बिस्किट भी एक इनगोट है। और ये लोग जो है माइल्ड एंड एलॉय स्टील बनाते हैं, तो उनको स्पेसिफिकेशंस दे दी जाती हैं, भाई इतना इतना मिला के इस कॉम्बिनेशन का अलॉय चाहिए तो बना देते हैं। यहाँ देखिए एक डायग्राम दिया गया, इसको भी हल्के से समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर आता है इंडस्ट्री में, ठीक है, फिर ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है तो उससे मेल्टिंग होती है, और उसके बाद उसमें लाइमस्टोन को फ्लक्सिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। मतलब कि फ्लक्सिंग मटेरियल अगर हम उसे डाल देंगे तो वो लिक्विडेशन को बढ़ाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें हटा देगा। तो उन्हें हटाएगा तो स्लैग के रूप में नीचे जम जाएंगी वो, और फिर उसे हटा दिया जाएगा। और फिर कोक को बर्न करेंगे तो और हीट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और फिर मोल्टन मटेरियल जो प्रोड्यूस होगा वही पिग आयरन कहलाता है। फिर उन्हें मोल्ड्स में डाल देते हैं। मोल्ड्स मतलब जो सांचे होते हैं, अगर आप इसमें डालोगे तो वो मोल्टन मटेरियल जब सूख जाएगा तो वो इसी शेप में नज़र आएगा। इसमें डालेंगे मोल्टन मटेरियल तो पिघला हुआ, तो सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो इसी रूप शेप में नज़र आएगा। आप घर में आइसक्रीम बनाते हो तो जिस बर्तन में जिस शेप में डाल देते हो बना के, उसी शेप में वो तैयार हो जाती है। तो ये सब मोल्ड से है। तो रॉ मटेरियल ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस से वो मेल्ट होता है पिग आयरन, उसे फिर डिफरेंट मोल्ड्स में डालते हैं और फिर स्टील मेकिंग शुरू होती है। पिग आयरन को भी प्यूरिफाई किया जाता है, मेल्टिंग करके ऑक्सीडाइजेशन होता है उसका, इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं, और उसमें मैग्नीज थोड़ा मिलाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, तब जाके स्टील बनता है। यानी स्टील में मैग्नीज निकल वगैरह शामिल होती हैं। और फिर उस पर रोलिंग है, प्रेसिंग है, कास्टिंग है, फोर्जिंग है। ये कास्टिंग है ना, ये मोल्ड्स की बात है। फोर्जिंग क्या हो गया, देखिए मान लीजिए कोई चीज़ आपको बनानी है, मान लीजिए आपको एक नाइफ़ बनाना है, ठीक है। अब आपको नाइफ़ बनाना है तो आप उसका एक प्रकार से ऐसे करके आप उसका माउल्ड ले सकते हैं, उसमें डाल दिया आपने और वो बन के चला आया। दूसरा तरीका है जो पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल है, जो गांव देहात में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि लोहा है उसको जो है गर्म करते हैं, खूब उसको पीटते हैं तो पतला होता है। तो इस तरह से हैमरिंग करके और कंप्रेस करके किसी चीज़ को शेप देना, तो वो है आपका फोर्जिंग। यही वजह है कि जो कास्टिंग से बना हुआ है उसको आप मोड़ोगे तो शायद हो सकता है टूट फूट जाए और ये बेंड हो जाएगा, लेकिन इस तरह से अलग नहीं होगा। तो ये भी डायग्राम हमने स्टडी कर लिया। आगे है आपका ये मैप वगैरह दिया है, इसे हम लास्ट में लेंगे, जो भी आपके सिलेबस में मैप है। तो लास्ट ट्यूटोरियल इस चैप्टर का इसी पे आधारित होगा। जो हमने मिनी स्टील प्लांट पढ़ा था उसके बाद ये देखिए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है जो बड़ा होता है, और जो कुछ भी होता है एक ही कॉम्प्लेक्स में इनका प्रोडक्शन होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होने के बाद आने के बाद से ब्लास्ट फर्नेस में डालना हो, स्टील मेकिंग हो, रोलिंग हो, शेपिंग हो, तो ये बड़ी स्टील प्लांट। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील,
अब देखिए जो पब्लिक सेक्टर मतलब होता है, जो गवर्नमेंट की जो खोली गई इकाइयाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू मार्केटिंग करती हैं प्रोडक्शन की। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो यहाँ पे स्टील प्लांट्स लगे हुए हैं वो गवर्नमेंट के ही हैं, पब्लिक सेक्टर में, तो वो सेल करते हैं सेल के थ्रू। 1950s में चाइना और इंडिया सेम क्वांटिटी स्टील प्रोड्यूस करते थे, और आज क्या हालत है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील और चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। तो उसकी इकोनॉमी काफ़ी आगे है ना हमसे, लगभग 6 से 7 टाइम्स आगे है। छोटा नागपुर प्लेटो, देखिए मिनरल्स की बात हो रही है, तो छोटा नागपुर प्लेटो वैसे भी मिनरल्स की खान कही जाती है। तो छोटा नागपुर प्लेटो रीजन है द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो छोटा नागपुर प्लेटो में जो कि रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे स्टील प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हैं, यानी वहाँ पर स्टैब्लिश किए गए हैं। कारण भी दिया है बिकॉज क्योंकि जो वहाँ पे रिलेटिव एडवांटेजेस है उस रीजन का क्या है कि वहाँ पे ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही हैं, उसमें लो कॉस्ट ऑफ आयरन और अवेलेबल हो जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहती है, और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स भी वहाँ मिल जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब नज़दीक, चीप लेबर भी मिल जाता है, और इंडिया में जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है होम मार्केट में। मतलब भारत का प्रोडक्शन भारत में खप सकता है, मतलब कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूम हो सकता है इंडिया में। और इंडिया पूरी दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी हम लोग जो अपना पोटेंशियल है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ मिनरल्स भी हैं, फिर भी हम क्यों, हमारे यहाँ उतना कंजम्पशन लो है और प्रोडक्शन भी उतना हाई नहीं है। तो उसकी वजह है कि हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। हमारे यहाँ कोकिंग कोल की कॉस्ट ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी भी कम है, लोअर प्रोडक्टिविटी कम है। ये सब कारण आपको गिनाने पड़ेंगे कि वाई वी आर इंडिया इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म टू इट्स फुल पोटेंशियल लार्जली बिकॉज ऑफ रीजन्स बताइए। तो आपको ये रीजन्स बताने पड़ेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कंसंट्रेशन क्यों है छोटा नागपुर रीजन में, तो ये आपको कारण बताने पड़ेंगे। तो एक तो हो गया कुकिंग कोल, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, और जो लेबर प्रोडक्टिविटी कम है, मतलब कि एक आदमी के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो और हो सकता है जो वो व्यक्ति नहीं करता है या नहीं करवाया जा पाता है, और इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी भी है। हालांकि ये तो आपको आपकी कुछ सुधार हो रहा है इसके अंदर, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि अब काफ़ी चेंजेज इसमें आ रहा है। देखिए कितना अंतर है, कितना 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 अंतर है। ये देखिए रेड वाला जो है वो चाइना का है और ये इंडिया का। अगर हम 2018 में ही देखें 928.3, ओनली 106.5, बहुत ख़राब स्थिति है। तो इसके अलावा हम लोग जो इंपोर्ट भी करते हैं गुड क्वालिटी स्टील अदर कंट्रीज से, ये लीजिए इंपोर्ट भी होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें जो भी प्रोडक्शन इंडिया में होता है वो जो हमारी होम मार्केट में जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू डिमांड को वो प्रोडक्शन पूरा कर लेता है। लेकिन अगर और प्रोडक्शन होगा तो बाहर भी तो जाएगा ना। तो लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो कैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़े और ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री का विकास हो। तो लिबरलाइजेशन मतलब मार्केट को ओपन करना, इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था कि और कंपनियों को भी भारत में आने का मौका मिलता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई बाहर कंपनी आके हमारे यहाँ पैसा लगाती है, इंडस्ट्री लगाती है, तो वो पैसा लगाते तो FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इससे क्या इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अब आगे आ रहे हैं। आपने टिस्को का नाम सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो उसके बाद हमें रिसर्च पे भी काम करना चाहिए, तो जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम रिसर्च में भी लगाएं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग भी मजबूत होना चाहिए अगर हम कम्पिटिटिवली स्टील का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इस सब मैं समझाता रहता हूँ आपको समय समय पे। कम्पिटिटिवली का मतलब क्या हो सकता है, अरे भाई 10 लोग खड़े हैं, उनमें आप आगे आना चाहते हो तो इनसे कंपटीशन करना पड़ेगा ना, समझ गए हो गया वो। एनीवे, ये वीडियो ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सेज यू गुड बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।